प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई के लिए मजीद सख्ती, डील न ढील। फौजी क़यादत ने पीटीआई की ख्वाहिश पर बातचीत से इनकार कर दिया। 9 में करने और करवाने वालों को सजा देना पड़ेगी। डीजी आईएसपीआर ने वाजे कर दिया। बानी पीटीआई के टेलीग्राफ मजमून के बाद फौजी तर्जुमान ने बातचीत के तमाम ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग कितनी अहम, सख्त पैगामात किस किस इदारे के लिए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जजेस खत के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समात, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और अतर मिनल्ला आमने सामने आ गए। जो जज मुदाखलत देखकर कुछ नहीं कर सकता वो घर बैठ जाए, चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। हमने 76 साल झूठ बोला, अब हमें खौफ खत्म करके सच बोलना चाहिए। समात की एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई ने एक मरतबा फिर 9 में वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। रियासती दहशतगर्दी के जरिए बानी पीटीआई को अगवा किया गया। शुएब शाहीन ने एक मरतबा फिर सख्त बयान दे दिया। पीटीआई तर्जुमान ने डीजी आईएसपीआर के बयान, 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की इंक्वायरी करने के बयान को कबूल कर लिया। क्या पीटीआई की आदत किसी मरहले पर रिलीफ हासिल कर पाएगी? ये तमाम तर मामलात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब जी। हमारे साथ सीनियर दिफाई तजियाकार कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे खुसूसी तौर पर बात करेंगे, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, घंटों पर मुहित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो काफ़ी डिटेल डिस्कशन और अपरेंटली इसमें बात होनी थी या ये थी सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, लेकिन इसमें तकरीबन हर तरह की इसके इशू को कवर किया गया, उस पर मैसेजेस दिए गए। कैसे देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मजमूई तौर पर? देखें, एक तो जब से नए आर्मी चीफ, या अब तो नए तो नहीं रहे, आर्मी चीफ जब से आए हैं, तो आमतौर पर जो आईएसपीआर का रोल हमने देखा है कि वो खास करके डीजी आईएसपीआर बड़े लो की रहते हैं और इन्होंने को बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की। और जाहिर है कि इसकी जो टाइमिंग है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो खास करके तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब हों, उनके आर्टिकल्स हों, जो उनकी तरफ से बातें आ रही थी, वो बहुत एक, आप कह सकते हैं कि एक बैकलॉग मौजूद था। और फिर आपको पता है कि 2 रोज के बाद जो 9 मई की जो पहली एनिवर्सरी आ रही है, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। और आमतौर पर जब इस तरह की सेटिंग होती है, ऑब्वियसली मैं जब कवर करता हूं, तो फिर उसमें जब बहुत से ऐसे इश्यूज जिसमें आमतौर पर अदरवाइज फौज बराह रास्त जवाब नहीं देती, तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मौका दिया जाता है सहाफियों को, ताकि फिर आर्मी अपना जो पर्सपेक्टिव है वो दे सके। तो आई थिंक इसमें मुख्तलिफ लोग उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक इंटरप्रिटेशन जो शायद ये है कि शायद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शो करती है डेस्परेशन ऑन पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, कि शायद इमरान खान काबू में नहीं आ रहे हैं, जो बात उनसे मनवाना चाहते हैं उस में काबू नहीं आ रहे। बट आई थिंक आई लुक एट इट डिफरेंटली। आई थिंक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉडी लैंग्वेज देखें डीजीआईएसपीआर की, ओवरऑल जो भी बयानिया उन्होंने बनाया, क्लियरली आई थिंक जो एस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच है टूवर्ड्स इमरान खान, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आई थिंक क्लियर ये पहले भी था कि कोई रूम नहीं है, कोई ऐसी कंसेशन नजर नहीं आ रही। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई थिंक क्लियरली बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि तहरीक इंसाफ जो मर्जी कहती रहे, उनकी तरफ से जो सख्त बयान आते रहें, लेकिन एट द मोमेंट ऐसा नहीं लग रहा कि एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरह से उनको डील या ढील देने की पोजीशन में है। तो क्लियरली दूसरी साइड से भी हमने देखा कि पीटीआई का भी जवाब आ गया है। तो काफी जो आप कह सकते हैं कि मामलात आप सीरियस लग रहे हैं। एंड अल्टीमेटली आई बिलीव इसका जो बेनिफिशरी है वो जो करंट गवर्नमेंट है, बाकी जमातें हैं, वो हैं, क्योंकि जितना लड़ाई बढ़ेगी एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान, उतना जो है जो करंट बाकी लॉट है माइनस पीटीआई, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिस्पेंसिबल होते जाएंगे। अच्छा कामरान, ये तो आपने बात की कि जो पीटीआई के लिए इस मैसेज मौजूद था, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यही हो रही थी डील, और इस चीज़ को लेके काफ़ी जो थी वो स्पेकुलेशंस थी, बातचीत हो रही थी, वो एक तरह से बिल्कुल डिफ्यूज़ हो गया। सो एक तो इस पर बात करेंगे कि बानी पीटीआई के पास अब ऑप्शंस क्या है, लेकिन उससे पहले बताएं कि ये मैसेजेस सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या बाकी इदारों के लिए भी मैसेजिंग थी? देखिए, प्राइमरीली तो मैसेज जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए था, क्योंकि वाज़े तौर पर अगर इससे पहले ठके चुके अल्फाज में कोई फौज की तरफ से, या वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फेमस और इनफेमस जिसमें डीजीआईएसआई भी सामने आए थे, उसके बाद से पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस तरह से जिसमें खुलकर
जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग तहरीक इंसाफ, और उसमें आई थिंक जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि ठीक है जो मेन 9 को इंसिडेंट हुआ, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। और जो हम जैसे क्रिटिक्स हैं वो यही समझते हैं कि अगर जब 2014 का धरना हुआ था, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, ईटीवी के ऊपर हमला किया गया, बीच चौराहे में हमने देखा कि पुलिस वालों के सर फाड़े गए उस वक्त, जो जाहिर है, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा अपेरेंटली तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था। तो ये बात यही की जाती थी कि अगर जो इंसाफ की हम बात करते हैं और रियासती इदारों को निशाना बनाने की बात करते हैं, अगर उस वक्त उन तमाम किरदारों को, जिन लोगों ने वो सारा सब कुछ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती तो शायद 9th में ना होता। सो टू माई सरप्राइज उससे अग्री किया जो DGISPR हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुडिशल कमीशन तो तब बनाया जाता है कि जब किसी इशू में इबाम हो। यहाँ पे तो कोई इबाम नहीं है। और जो इंटरेस्टिंगली जो बात की कि जुडिशल कमीशन बनाए, तो फिर 2014 का जो धरना था उसके पीछे कौन मुलविस था, उसका क्या पर्पस था, उसकी भी तहकीकात करवाएं। पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ उसका भी तहकीकात करवाएं। PTV के ऊपर जो हमला हुआ उसकी भी तहकीकात करवाएं। तो क्लियरली इसका मतलब है, क्योंकि ये आई थिंक इट्स एन ओपन सीक्रेट जो लोग फॉलो करते रहे हैं, कि 2014 को जो धरना था, अगर पूरी एस्टेब्लिशमेंट ना सही तो एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा, कम से कम 4-5 जर्नैल जो थे, वो कहा यह जाता है कि वो उस वक्त धरने को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि फौज की जो मौजूदा क़यादत है, दे आर विलिंग इवन कि अगर उनके अपने लोगों के भी नाम आते हैं तो आए, ताकि पता चले कि ये तहरीक इंसाफ यहाँ तक आज कैसे पहुंची। ये कमरान, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपने अहम बात की आखिर पे, बल्कि यहीं से मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, आपने पहले उसका जवाब दे दिया कि अगर इस पे 2014 पे जाते हैं तो उस वक्त के जो आपको याद होगा DGISI थे, उनका नाम ज़हीरुल इस्लाम साहब, उनका बड़ा एक्टिव रोल आया, जिनके बाद में नाम भी है, बल्कि एक प्रॉपर्टी, एक टैकून थे। उन्होंने बाद में ये बात भी सामने आई कि उनको भेजा गया था कि नवाज शरीफ साहब के पास जाएं और उनसे इस्तीफ़ा लें, और वो इस्तीफ़ा लेने गए भी थे शायद उनके पास, और उन्होंने ये कहा जाता है ज़हीरुल इस्लाम साहब ने भेजा था, फिर वहाँ से पैसे आ रहे थे, खाना पीना, सारे अरेंजमेंट जो हैं वो तो सबको नोन है। बल्कि आपको याद होगा तो उस वक्त आर्मी चीफ जो थे जनरल रहील साहब जो हैं, तो उन्होंने तो बुलाया था इनको, ये हो गया खान साहब हो गए और तहरुल कादरी साहब हैं, इनको बुलाया गया था। सो उस वक्त की मिलिट्री क्या था, जैसे आप कह रहे हैं, वो तो एक्टिवली इन चीज़ों को देख भी रही थी, उन पर इल्ज़ामात भी लग रहे थे। तो क्या उसके लिए राज़ी हो जाएंगे कमीशन में ये नाम आते हैं, या जैसे अभी हमने कमीशन फैज़ाबाद वाला देखा है, एक उस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि नीदर हेयर नॉट देयर, तो उसी तरह का कमीशन बनेगा, या आर्मी तैयार हो जाएगी कि ठीक है जो हमारे फार्मर बॉसेस अगर उनका कोई नाम आता है कि वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे धरने को, तो उस पर क्या एक्शन मतलब पॉसिबली आपका ख्याल हो सकता है? देखें, DGISPR का खुद ये कहना है, अगर तो या तो उनसे सवाल करता तो और बात थी, वो खुद ये कह रहे हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर 2014 में जो धरना हुआ उसमें जो किरदार थे, जो भी हैं, उसके बारे में बात होनी चाहिए। और इसमें तो आई एम श्योर कि ये बात हमें अगर पता है तो ये DGISPR को भी पता है कि 2014 में जो धरना हुआ था उसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, वो हमारे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। और उस वक्त जो बुनियादी जो डिफरेंस था, आई थिंक जो मुझे भी और आप भी ज़रा फॉलो करते रहे हैं, उस वक्त मैं भी फॉलो कर रहा था, जब ये धरना, एक तो वजह ये थी कि जब 2013 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ आए, प्राइम मिनिस्टर बने, फिर राहील शरीफ को जब आर्मी चीफ लगाया, देखें हमारे यहाँ क्योंकि जब उनको लगाया गया तो उनके जो साथ के जर्नैल थे, जो उनका उतना उनकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो वो खुश नहीं थे। जो चॉइस थी नवाज शरीफ की, उनको लगता था कि राहील शरीफ जो हैं वो इतने को केपेबल और कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अपने भाई की वजह से शायद लेफ्टिनेंट जनरल तो बन के उनको आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए था। तो कम अज कम वो 4-5 जर्नैल जिनका जिक्र होता है, जिसमें एक ज़हीरुल इस्लाम का भी नाम आता है, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो उस धरना करवा के वो अंडरमाइन करना चाहते थे गवर्नमेंट को भी और राहील शरीफ साहब को भी। लेकिन राहील शरीफ साहब ने, वो आपको पता है अल्टीमेटली डिसीजन तो आर्मी चीफ का होता है, तो उन्होंने एक्चुअली इनकार कर दिया था। वो कहते हैं इसीलिए वो जो धरना था वो फिजल आउट हो गया। ये खबर आई थी कि राहील शरीफ साहब को कहा गया था तो उन्होंने इनकार किया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। और ये भी बात भी चली थी कि जो उनको कुछ जनरलों ने कहा था जी आप ना छुट्टी पे चले जाएं, अगर आप ये एक्शन नहीं ले सकते तो आप एक्स पाकिस्तान की लीव पे चले जाएं, हम संभाल लेंगे। अच्छा, यहाँ तक कहा गया? ये मेरे लिए नई बात है। अच्छा, नहीं, ये बात भी हुई थी कि ये कहते थे कि वो जो उनको किसी मीटिंग में कहा गया था कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप छुट्टी पे चले जाएं, तो हम बाकी संभाल लेंगे। तो आई थिंक ये जो इंटरनल जो चीजें हैं, आई एम श्योर कि फिर जो DGISPR ने बात की है, कुछ चीजों के बारे में आगाह होंगे और शायद वो एक्सपोज करना चाहते हैं एक लिहाज से, क्योंकि जो करंट लीडरशिप है वो तो ये कहेगी ना कि हमारा तो कोई बैगेज नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है। वो ये भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जो आज ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं
बेसिकली अगर आप इन बिटवीन मैसेज DGISPR का देखें तो वो कह यही रहे हैं कि आप भी तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, आप यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं, ताकि वो भी आपका पता चल जाए कि आप मतलब है माजी आपका किस तरह का। ये कामरान, ये तो बड़ा एक तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग एक मूव है। तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट दिखाना चाह रही है कि जनाब कि हमारे अपने ये माजी में जो हमारे कमांडर्स रहे हैं, मतलब जनरल शुजा पाशा साहब हूँ, ज़हीर इस्लाम साहब हूँ, जनरल फैज़ साहब हूँ, या जनरल बाजवा साहब हो गए, ये एक्टिवली जिन लोगों ने ज़्यादा एक्टिवली किया, राहील साहब का उस तरह का एक्टिवली नज़र नहीं आता, ठीक है उनके दौर में हो रहा था, फेयर इनफ। तो वो उनको भी समझ रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि आपका किया धरा है और आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि आप लोगों ने न प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया, धरने कराए, आप लोगों ने एक खान साहब को एक लार्जर देन लाइफ बनाया, लोगों में पॉपुलर कराया। बल्कि आपको याद होगा चौधरी परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि जनाब जनरल पाशा जो हैं, हमारे बंदे जो हैं वो उधर उसमें ये शामिल करा रहे थे PTI ने, और हमने जनरल कियानी को शिकायत की तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं कह देता हूँ इनको जनरल शुजा पाशा साहब को। और कहते हैं जब मैं मिला उनसे जाकर, और चौधरी शुजात भी थे, तो उन्होंने उल्टा कहा जी मैं आपके खान साहब से मुलाकात कराता हूँ, आप उनसे बातचीत कर लें। तो हमने कहा देखे ना पकड़े गए कि आप लोग जो हैं खान साहब की पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो ऑफ कोर्स एक टाइट कार्नर में खान साहब की वजह से, अब अपने कमांडर्स का भी कंडक्ट देखने को तैयार है कि माजी में उन्होंने कैसे खान साहब को प्रमोट किया, तैयार किया और यहाँ तक लेकर आए। बिल्कुल, आई थिंक उसमें अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे एक जमात को, एक टोले को अलाउ किया गया कि वो कानून अपने हाथ में ले विद इम्प्यूनिटी, रियासती इदारों को निशाना बनाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसी की वजह से फिर ये 9th में हुआ। तो इसका मतलब है कि जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है उनकी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है, और इट मीन्स कि अगर तहकीकात होती हैं और अगर उनके एक्स बॉसेस भी इम्प्लीकेट होते हैं तो कम वक्त में बेशक होते रहें। कम अज कम जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे तो DGISPR की यही लगा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उस व्यू को कि देखें, एक आपने जमात को माजी में जिनका भी ये फैसला था, जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, और फिर आपको वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक फ्री हैंड दे दिया इनको, और उस फ्री हैंड की वजह से, क्योंकि ये बात भी तो देखें बहुत से लोग ये जानते हैं, और मैं जो 9th मई को किस तरह से देखता हूँ, मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि 9th मई तो बेसिकली आप कहते हैं ना जो फसल काटने का दिन था, कि उसमें जो बीज हमने बोया था आज से 12-13 साल पहले, और ये उम्मीद लगा के बैठे कि दरख्त जो है वो ये तनावर दरख्त बनेगा, ये इसमें फलदार होगा, खुद भी खाएंगे, बाकी लोगों को भी खिलाएंगे, लेकिन जो आपने उसमें वो बीज, उसके ब्रेन में ये चीज जो आपने उस वक्त ठोकी कि आप जो मर्जी करें अपने हक के लिए या वटेवर, करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए पार्लियामेंट पे भी अटैक करेंगे, PTV पे भी हमला करेंगे, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर नेचुरली जब उनका जो लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई तो वही टैक्टिक उन्होंने फिर वहां पे एम्प्लॉय की, तो सारी चीजें वहां से खराब हुई हैं। और नेचुरली मतलब ये है कि ये हमारी आज की एस्टेब्लिशमेंट ये बड़े ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि माजी में ये पॉलिटिक्स में इंटरवेंशंस भी होती रही हैं, फेवरेट भी रहे हैं, उनको सपोर्ट भी किया जाता रहा है, उनको वसाइल भी दिए जाते रहे, हुकूमतों के खिलाफ यूज़ भी किया जाता रहा है। सो एक एस्टेब्लिशमेंट पे अभी भी उन पे एतराज़ात होते हैं सम टाइम के, वो अभी भी उस पर उनकी इंटरफेरेंस नज़र आती है। मौलाना फजल रहमान साहब आज कह रहे थे कि जनाब मुझे भी कहा गया, जनाब की रिसेंट बात कह रहे थे। सो एस्टेब्लिशमेंट कभी कहती है, आपको याद होगा उन्होंने कहा था, जनाब बाजवा साहब अपनी आखिरी तकरीर में कह रहे थे जनाब कि हमने बड़ा ये सोच समझ के फैसला किया है, या शायद मेरा ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बाजवा साहब के दौर में DGI ने और DGISPR ने, कि अगले 20 साल तक पॉलिटिक्स में हमारी फौज आर्मी का कोई वो नहीं बनेगा। तो फिर हमने देखा दोबारा चीज़ें वैसे कि वैसे शुरू हो गई। सो एस्टेब्लिशमेंट जो चेंजेस करती रहती है अपनी, मतलब स्ट्रेटजी उनकी चेंज होती रहती है, कमांडर चेंज होता रहता है, लेकिन ये इंटरफेरेंस तो रहती है वन वे द अदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जनरल बाजवा ने जो अपना फेयरवेल उनका खिताब था उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा था, उन्होंने बल्कि पब्लिकली एडमिट किया कि यस जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किरदार अदा करती रही है सियासत के अंदर, लेकिन कम ऑन वर्ड जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करेगी। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे कायम है कि उसके बाद भी आई थिंक टैक्टिक्स बदलती रहती हैं, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस जो है वो मौजूद है। लेकिन उसका शायद काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि मसलन जो लोग समझते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा किया इमरान खान ने, तो वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को खड़ा करके इतना लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बना दिया, तो अब तो किसी दूसरी सियासी जमात के पास की बात ही नहीं है। भाई आप ही फिर कंट्रोल करें, आप ही इनको लेके आए तो आप ही कंट्रोल करें। अब उनको कंट्रोल करने के लिए फिर एस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल सम और दी अदर वो प्ले करना पड़ रहा है। तो ये अजीब। कामरान बताएं कि ये जो अभी आपको लगता नहीं है कि अब लेट हो चुका है खान साहब को कंट्रोल करना या उनकी पार्टी को मैनेज करना, या उनको अपने तई इस तरह की गुफ्तगू से उनको स्केयर करना, या
वो समझते होंगे शायद ये डर कर पीछे हट जाएंगे। उसकी 2-3 मेरा ख्याल है जो रीजंस हैं कि शायद ऐसा ना हो। एक तो यह है कि इस वक्त वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ये पीटीआई के लोग मौजूद हैं। मतलब इलेक्शन से पहले एक और एक फेज़ थी, अब इलेक्शन के बाद एक और है कि उनके पास एक मैंडेट है, लोग हैं, हुकूमतें हैं, एक पावर उन्हें फील होती है फॉर राइट रीजंस। तो अब तो वो मेरा ख्याल है जो उन्होंने करने थे फैसले, ये 9 मई वाले सजाएं देनी थी, टू मी नो इट्स टू लेट। अब वो शायद वो ना कर सकें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद मुझे तो नहीं लगता कि वो पीटीआई को डरा सकेंगे या पीटीआई पीछे जाएगी, बल्कि वो पार्लियामेंट का फोरम को, सेनेट और कौमी असम्बली में वो बड़ा इफेक्टिवली यूज़ करेगी। और आज मेरा ख्याल है किया भी है उन्होंने, जवाबन जो उन्होंने बातें की हैं, तो उससे लग रहा है कि वो ये मैच लड़ने को तैयार हैं पीटीआई जो है। इनके पास साल था, अगर कुछ इन्होंने केसेस के फैसले करने थे कर सकते थे। अब तो मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ कर पाएंगे ये। आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसका जो रिएक्शन अगर आप देख लें तहरीक इंसाफ का, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रऊफ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आई थिंक गैर मामूली भी थी और अनएक्सपेक्टेड भी थी कि जितना उन्होंने हार्ड हिटिंग आगे से जवाब दिया है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से अब आप या ये कह सकते हैं कि शायद पीटीआई को ये लगता है कि उन्होंने टफ टाइम गुजार लिया है, कि जो मुश्किल एक फेज था आफ्टर 9th में जो भी व्हाटएवर उनके खिलाफ हुआ, फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस में उनको लगता है कि उनको अवाम ने विंडिकेट किया, और फिर सम और दी अदर इमरान खान ने भी जेल में रह करके प्रूव कर दिया कि नहीं, वो भी बाकी जो सियासी लीडर्स हैं या वो ऐसा नहीं है कि वो जेल नहीं काट सकते। तो उससे आई थिंक उनको ये लगता है कि यही अब स्ट्रेटजी है कि जरा ऑफेंसिव होके। और उसकी एग्जांपल अगर आप हमें मिलती है कि जो टेलीग्राफ में भी जो आर्टिकल था, वो आई थिंक वो बड़ा सख्त जो आर्टिकल लिखा इमरान खान साहब पहले इतना ज्यादा लिथल बोला गया ना, लिखा गया, इट वाज वेरी। तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ साहब की जो कैलकुलेशन है, वो यही है कि इस मौके के ऊपर अगर हम बिल्कुल फ्रंटल अटैक लॉन्च करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, तो सिर्फ उसी सूरत में हमें कोई कंसेशन या हमारे लिए कोई रास्ता निकल सकता है। अगर हम बैकफुट पे जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो इनकी कैलकुलेशन है, क्योंकि माजी में भी इमरान खान साहब की यही कैलकुलेशन रही है। उनको इक़्तिदार में जब वो निकले थे तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, धरने करने हैं, मुजाहरे करने हैं, एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करना है और असम्बलियों से निकल जाना है। वो चीजें इवेंचुअली बैकफायर हुई। तो क्या इस दफा ये जो उनकी स्ट्रेटजी है कि जी बिल्कुल एग्रेसिव रहना है, क्या इसकी बिल्कुल टाइमिंग ठीक है? क्योंकि एक व्यू ये भी है कि आप पाकिस्तान के अंदर लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि एस्टैब्लिशमेंट इज अ रियलिटी। हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं, जुल्फकार अली भुट्टो से लेके बेनजीर, नवाज शरीफ के। अगर आप सोलो फ्लाइट लेते हैं और बिल्कुल हेड ऑन कल्यूजन होता है और विदाउट एनी स्ट्रेटजी करते हैं, तो उसके चांसेस कम ही होते हैं कामयाब होने के। लेकिन तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि नहीं जी, अब तो जो चेंज हो गया है पाकिस्तान की सोसाइटी, इमरान खान साहब के साथ पूरी आवाम खड़ी है, एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो इस चीज के ऊपर बैंक कर रहे हैं। ये बताएं, मतलब DGISPR जो है वो तो वो एक दफा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये पहले लास्ट मेरा ख्याल उस वक्त की थी, बड़ी पुरानी, जैसे आप कह रहे थे इस इशू पे लास्ट टाइम जो मुझे याद पड़ता है जनरल बाजवा साहब के शायद दौर में हुई थी। DGI थे और DGISPR थे और साथ में दीगर लोग भी थे। तो उस वक्त खान साहब मेरा ख्याल अभी ये गिरफ्तार नहीं थे, अब फिर हुई है। ये इनके पास रोजाना का फोरम है पीटीए के पास, इनके पास ये ट्विटर है, इनके पास फेसबुक है, इनके पास अपना पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, टीवी शोज हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। ये तो रोजाना उन पे बात कर सकते हैं, रोजाना उन पे अटैक कर सकते हैं। तो ISPR तो एक दफा आएगा, 2 दफा आएगा। सो अब समझते हैं वाज इट वाइज मूव टू कम ओवर एंड इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इनको एंगेज करना। ये तो चाहती होगी पीटीए के, हाँ ठीक है, एक और पॉलिटिकल पार्टी की तरह इनको हैंडल करेंगे, रोज बात करेंगे, ये तो एक दिन करेंगे। तो अगर डू यू थिंक दैट वाज अ वाइज मूव टू अगर डू प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे? आई थिंक ये डबल एज सोर्ड आप कह सकते हैं होती है इसमें। अगर आप देखें ना, जैसे मैंने कहा कि कई अरसे से जो तहरीक इंसाफ है वो तवातुर से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हमले कर रही थी। इमरान खान साहब का आर्टिकल भी आ गया और उधर से मुकम्मल खामोशी थी। अगर तो आप मुकम्मल खामोशी रखते हैं तो आप ये भी समझते हैं कि इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट जो बैकफुट पे चली गई है। लेकिन दूसरा उसका रिस्क यही है, जैसे अगर आप खुलकर जवाब देते हैं जिस तरह आज DGISPR ने की, तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि उसका जो सियासी फायदा है वो तहरीक इंसाफ को हुआ है कि उनको तो यही चाहिए कि ठीक है, एक बयानिया चाहिए। अगर वैसे उनके अपने इंटरनल भी इख्तलाफात हैं, कोई कुछ स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एटलीस्ट आज की डेट में उनको एक मौका फराहम कर दिया कि देखें जी, एक बयानिया बनाने का इनको एक मौका फराहम किया। बट अगेन वही वाली बात है कि ये
डबल एज रोड। आखिरी लास्ट क्वेश्चन कामरान, अब आखिरी तीर तो यही था जो चला दिया आज एस्टेब्लिशमेंट ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सख्त मैसेजिंग की, फेयर एनफ, व्हाट नेक्स्ट? कि वो वही वाली बात के जो आज उन्होंने की भी है जनाब कि हम तो तैयार हैं, या मेरा वही ख्याल है उनका कॉन्फिडेंस लेवल उनका 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ज़्यादा उनका स्ट्रांग हुआ है, पावरफुल हुआ है कि लोगों का मैंडेट उनको फील होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट अब क्या करेगी? मतलब ये आखिरी तीर था जो चलाया उन्होंने आज, मेरा ख्याल है वो चुप करके फिर रहेंगे। मेरा ख्याल आखिरी तीर तो इस तरह तो नहीं कहते आप उसे। उन्होंने देखें दो पैगाम तो बड़े क्लियर हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी मुज़ाकरात नहीं हो सकते जो उनके ख्याल में जो इंतशार फैलाने वाला टोल है, बट एट द सेम टाइम एक विंडो जरूर ओपन की है फॉर इमरान खान कि अगर वो सिंसियरली अपोलोजाइज कर लें और ये जो उनकी पॉलिटिक्स है इंतशार वाली इसको तर्क कर दें और नफरत वाली, तो फिर उनकी रिवाइवल हो सकती है। लेकिन आई थिंक ये वही, मैं सॉरी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि खान साहब मतलब अगर ये माफ़ी मांगते हैं, अगर वाली इसमें बड़े बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, कमिट करते हैं, एक अच्छा बच्चा बनकर, एक अच्छा सियासतदान बनकर बाकियों की तरह वो पॉलिटिक्स करते हैं, तो उन पर तमाम केसेस वापस हो जाएंगे, सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, 9 मई वाला केस भी ख़त्म, ये तोशा खाना ख़त्म, साइफर ख़त्म, बेचने वाला जो जितने भी इद्दत, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे खान साहब पे। आई थिंक अपेरेंटली जो DGISPR ने वजाहत तो नहीं की, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि जो एक रास्ता है उनके लिए कि अगर वो सिंसियरली अपोलोजाइज करें और जो इंतशार की सियासत है उसे ख़त्म करें और नफरत की सियासत को ख़त्म करके जमहूरी तर्ज अमल अपनाएं, तो उनके लिए एक रास्ता है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं एक वो ऑप्शन उन्हें दे रहे हैं। लेकिन कैरेट एंड स्टिक है, ये कैरेट एंड स्टिक, लेकिन एक साइड पे स्टिक दिखाई है, दूसरी पे कैरेट दिखाई है। लेकिन इसका जो दूसरी साइड अगर आप देखें, ये वही वाली बात है कि जिस तरह आमतौर पर दुकानों पे लिखा होता है कि कश्मीर की आज़ादी तक जो है ना उधार बंद है, तो ना इमीडिएटली कश्मीर आज़ाद हो रहा है ना हमें उधार मिलना है। तो इमरान खान, आपको लगता है कि अगर मैं कहता हूं कि वो अपोलोजाइज कर लें कि यस आई डिड May 9, यस मैंने इस मुल्क में इंतशार फैलाया है, तो वो तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी विक्ट्री है ना। तो मतलब ये कंडीशन ही ऐसी है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो मुझे जो लगता है कि वही वाली बात ना होगा, नौ मन तेल ना राधा नाचे की जो मुहावरा है ना, कि मतलब ऐसी कंडीशन डाल दो कि अगला बंदा एग्जीक्यूट ना कर सके। क्योंकि खान साहब का माफी मांगना जो लग नहीं है कि इतने बड़े उसके बाद पेडेस्ट्रल से नीचे आएंगे, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी अपनी बहुत बड़ी उनको वोट बैंक है, तो खान साहब की अपनी भी ईगो का ऑफ कोर्स है कि क्यों वो आर्मी के कहने पे वो माफी मांगे या चीजें करें। सो मुझे तो कहीं पे कोई ब्रेक थ्रू होता नहीं लग रहा कामरान। नहीं, देयर इज नो चांस, ब्रेक थ्रू का कोई चांस नहीं लग रहा। और मुझे लगता है कि यहाँ से चीजें मजीद मुश्किल ही होंगी। द ओनली इशू इज कि क्या अल्टीमेटली हमारे यहाँ ये टर्न अराउंड कैसे होगा। आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी है कि आई थिंक जो पहले भी था और फर्दर उनके व्यू में एक स्टांस हार्डन हो गया है कि इस अप्रोच के साथ जो तहरीक इंसाफ का है उस पर डिबेट हो सकती है, उसमें तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए सियासत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव एनालिसिस दे रहे थे अपना इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो PTI का रिस्पॉन्स है उसके हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।